Assalamu alaikum. Welcome to this time's drama meter. Lots of dramas to talk about, lots of brilliant performances, brilliant scripts, and some not so brilliant ones. And one beloved hero who's just returned to screen playing the toxic bad boy. So chale, let's start with this time's reviews. बिरयानी एपिसोड 24-25 की बात करते हैं. बाय द टाइम यू सी दिस रिव्यू द नेक्स्ट एपिसोड्स विल बी देयर एंड आई एम होपिंग कि उस वक्त तक कहानी कुछ आगे चली गई होगी, क्योंकि बिरयानी एक ऐसा ड्रामा है जो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया है, जिसमें हम बहुत इन्वॉल्व हुए. बट नाउ इट्स ड्रैगिंग एंड आई नेवर थॉट दैट अ ड्रामा रिटन बाय ज़फ़र मेराज वुड ड्रैग सो मच. आई मीन कुछ ऐसे लगता है कि रिपीट सीक्वेंसेस में कुछ देख रही हूँ. कभी कभी लगता है कि किरदार बेकार में वही तरह की बात फिर से कर रहे हैं. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बिरयानी. स्टिल वी लव वॉचिंग इट, इसलिए क्योंकि अब 25 एपिसोड तक हम सब इन किरदारों की कहानियों में, इनकी जर्नीज़ में, इनके हाइज़ एंड लोज़, लव और हेट में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें इनकी आपस की बातचीत अच्छी लगती है, हमें इनकी कनेक्शंस अच्छी लगती हैं. हम ऑल्सो वे क्यूरियस कि होगा क्या, क्योंकि ये एक बिरयानी की बात है कि अभी हमें पता नहीं है कि होगा क्या, ये कहानी जाएगी कहाँ, इसकी एंडिंग क्या होगी, ये नहीं समझ आता. एक चीज़ जो बहुत इंट्रीगिंग है, जो आई थिंक कहानी का हाई पॉइंट है इन एपिसोड्स में, वो ये है कि गुलमहर आखिर चाहती क्या है. तो जब पता चला उस ग्राउंड ब्रेकिंग एपिसोड में कि गुलमहर, पिछला एक पुराना एपिसोड के गुलमहर ही मीरान की बीवी है, उसके बाद हमने कहा नहीं ये ईवल होगी, नहीं ये अच्छी है, नहीं ये क्या चाहती है, शी स्टक इन द मैरिज. तो गुलमहर क्या चाहती है? क्या वो वाकई चाहती है कि मीरान और निसा साथ हों? क्या वो वाकई शादी से तंग आ गई है? Or is she trying to create trouble so that deep in her heart she wants मीरान to come to her? मुझे नहीं लगता कि गुलमहर, वैसे जो पर्सनालिटी हमने गुलमहर की देखी है, वो ऐसी औरत लगती नहीं है जो बिला वजह फोर्सफुली किसी को अपनी तरफ करेगी. वो इफ़ मीरान डज़ नॉट लव हर, इफ़ ही ट्रीट्स हर लाइक एन एल्डर कज़न और अ सिस्टर रादर दैन हिज वाइफ, आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स दैट. शी इज़ नॉट द सॉर्ट, मुझे नहीं लगता अभी तक, जो इतनी ईवल होगी कि मैनिपुलेशन से, स्कीमिंग से किसी तरह से हीरो को अपने पास कर लेगी. और लगता भी है जैसे कि जब मामू जान और गुलमहर की बात होती है, वो दोनों थादल पी रहे होते हैं, तो मामू जान कहते हैं कि मैं मीरान के वालिद को सब बता दूं, तो वो कहती हैं हाँ प्लीज़ बता दें. हिचकिचाती नहीं है, ये नहीं कहती कि ना बताएं, जैसे कि उसे पता है कि बताने का मतलब होगा कि शायद मीरान और उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए, बट मे बी शी इज़ टू सम एक्सटेंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अच्छा, उसके बाद वो जो शमसी साहब के साथ सीक्रेट मीटिंग होती है, ये जो सीक्रेट मीटिंग्स होती है ना, जिसमें वो कहती है कि शमसी साहब मैंने आपसे कुछ कहने, लेकिन आप किसी को बताएं नहीं, और फिर म्यूज़िक आ जाती है और सब कुछ म्यूट हो जाते हैं. बस ये जो सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, इनमें हम सोचते ही रह जाते हैं कि क्या हुआ. उसके बाद मीरान और निसा वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, एग्ज़ाम प्रोजेक्ट में एक साथ हो गए. डिड गुलमहर मेक दैट हैपन? अच्छा, फिर मीरान कहते हैं ना कि मैं आई टॉक टू माई फादर और मैं किसी तरह से अपना प्रोजेक्ट पार्टनर चेंज कराऊंगा. तो वो कहती है नहीं तुम ये ना करो, क्योंकि इससे तुम्हारे प्रोफेसर जो हैं वो फायर हो जाएंगे, अपनी जॉब खो देंगे. तो वो डिस्करेज करती है. इसी तरह दूसरी तरफ निसा को भी आप देखें कि नाउ शी इज़ पेयर्ड विद मीरान, वो है तो परेशान, लेकिन जब राशिद भाई कहते हैं कि मैं कुछ दिनों काम से ऑफ ले लेता हूँ और तुम्हारे साथ आ जाऊँगे इस प्रोजेक्ट में, तो वो कहती है नहीं नहीं, इससे आप बुरे लगेंगे और मैं वो लगूँगी, मैं छोटी लगूँगी और मैंने ये करना है. और उसके बाद वो बिरयानी लेके जाती हैं, क्योंकि बिरयानी एक बॉन्डिंग फैक्टर था मीरान और निसा का और उनके घरों का, स्पेशली निसा के घर और मीरान का. तो बिरयानी लेके जाती है कॉलेज और वो शायद वेट कर रही होती है कि मीरान उससे वो खाने का कहेगा, और वो नहीं कहता. क्या चाहती है निसा? डज शी वॉन्ट देम टू बी फ्रेंड्स अगैन? डज शी वॉन्ट हिम टू कम टू हर अगैन? बट निसा तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत नाराज़ है कि मीरान ने झूठ बोला था गुलमहर के बारे में. क्या चाहती है? ये जो क्या है, ये ड्रैग्स के बावजूद लंबे लंबे डायलॉग्स जो कि रिपीट पर हैं, स्पेशली गुलमहर और मीरान की कॉन्वर्सेशंस तो रिपीट पे हैं. उसने तुम्हें बिरयानी ऑफ़र की, तुम नहीं खाई. उसे दिखाओ मीरू कि तुम प्यार करना जानते हो, कि तुम इस तरह उसको दिखाओ कि तुम्हें मोहब्बत करनी आती है. इस तरह के डायलॉग जो बार हो रहे हैं, इस रेपिटेशन सबको हम इसकी फ़्लो में ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा. दैट्स द ब्यूटी. और निसा की माँ को कब पता चलेगा कि निसा को मीरान पसंद है? तनवीर को तो पता है, वो कहती है ना, निसा एक पॉइंट पे कहती है कि तन्नू बनो नहीं, सब कुछ तो तुम्हें पता है, एंड एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और राशिद भाई जो कि निसा के अब मंगेतर हैं,
दैट्स अ कैरेक्टर दैट आई डिडंट थिंक आई वुड बी थिंकिंग अबाउट सो मच, बट आई एम। उनके साथ तो सही नहीं हो रहा है, ही इज़ बीइंग यूज्ड एज अ पॉन, बट निसा उन्हें सच बता देती है कि गुलमहर ने इसीलिए बताया था अपनी शादी का क्योंकि वो चाहती है मैं और मीरान साथ हो जाएं, यानी शी इज़ अ लिटिल ऑनेस्ट विद हिम, बट इट इज स्टिल ही इज़ बीइंग यूज्ड। डज ही नो ही इज़ बीइंग यूज्ड? मे बी डीप डाउन ही नोज दिस। बिरयानी के कैरेक्टर्स बहुत रियलिस्टिक हैं, उनके बहुत से लेयर्स हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, परफॉर्मेंसेस तो बहुत ही अच्छी हैं थ्रू आउट, कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ मैं कहूँ कि एक्टर्स ने अपना 100% नहीं दिया। एंड आई जस्ट विश इट वुडंट ड्रैग टू मच, एंड मे बी बाय द टाइम यू सी दिस रिव्यू कुछ ऐसा हो गया होगा कि हम कहेंगे हाँ शुक्र कहानी आगे बढ़ी। 3 out of 5 टू बिरयानी। जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 17 और 18, जहाँ पे वो पहेलियाँ सॉल्व हो रही हैं और अली खुशी को ढूंढ रहा है, एंड ज़ारा इज़ सो क्यूट एंड असद इज़ सो फ़नी एंड नादिया इज़ सो स्वीट, और नादिया की अम्मी इतनी फायर क्रैकर हैं, तो वो ही एक चल रहा था एक प्रोसेस। और आज़र है जो कि गुस्से में है, और चमकी है जो कि बहन से प्यार भी करती है लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा है। शी इज़ दिस ग्रे कैरेक्टर, यू डोंट नो शी इज़ ईवल और गुड, बट ये सब चल रहा है, ये तो चल ही रहा है। लेकिन एंड में हमें एक ट्विस्ट मिला जो बहुत फ़न था, जहाँ नादिया की अम्मी ने बाबाजी से झूठ बोला था कि मेरा दामाद जो है वो किसी जिन की पकड़ में है, और बाबाजी ने एक उन्हें तावीज़ दिया कि तुम्हारा दामाद को अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। और जब उन्होंने तावीज़ जलाया तो अली की मोहब्बत तो नादिया थी ही नहीं, खुशी थी, तो अली को खुशी नज़र आ गई है। बाय द टाइम यू सी दिस रिव्यू आगे के एपिसोड्स आ गए होंगे, बट दिस वॉज अ फन वे फॉर द ड्रामा टू एंड। आई लव्ड इट। there's a lot that's fun in जिनकी शादी उनकी शादी हमेशा ये बात करते हैं, जैसे कि सिद्रा नियाज़ी ज़ारा। सो सिद्रा नियाज़ी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमन एंड शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शी इज़ एक्टेड सो वेल इन सो मेनी ड्रामाज, बट जैसे खुशबू में बसे ख़त में वो एक पोइटिस थी जिन्हें गलत आदमी से प्यार हो गया था। बहुत बार वो अच्छी बहन, बुरी बहन, अदर वुमन बनी हुई हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, बट हियर यू सी हाउ शी हैज़ दिस अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग, बिल्कुल भोलपन के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके इतनी अच्छी अच्छी लाइनें ज़ारा की। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सिद्राज पार्ट्स। सिमिलरली अरसलान नसीर, व्हाट riot he is so much fun to see on TV, and इतने मजाक करते हैं। जैसे एक पॉइंट पे नादिया की अम्मी कहती हैं कि अली की सच्ची मोहब्बत तो नादिया है, तो वो कहते हैं क्या आपको वाकई लगता है कि अली को अगर सच्ची मोहब्बत है तो नादिया से है? तो वो जो नादिया के साथ उनका एक डिसडेन है, अच्छी नहीं लगती नादिया, तो वो जिस तरह वो डायलॉग बोलते हैं अरसलान नसीर, इट इज़ so much fun to watch this. He is in his element here. Rumaisa Khan, extremely good at her role, very good performance, very sweet, very lovable, looks so pretty also. She has a bright future ahead of her, where we'll see her in so many different roles. So, and then of course Wahaj Ali and Seher Khan. अच्छा, in fact इस ड्रामे में क्योंकि वहाज हीरो हैं अली और सहर खान जो हैं वो हीरोइन है खुशी, इनके डायलॉग्स में वो उतार चढ़ाव, हंसी मजाक कम है कुछ, इनके ज़्यादा रोमांटिक सीन्स हैं। सो द अदर कैरेक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ पंच लाइन्स एंड देन दीज टू विद द लव स्टोरी फॉर्म द बैकबोन। इट्स फन। जैसे कि वो अब चमकी ने सोचा है कि हम ज़ारा और असद की औलाद को हम अडॉप्ट कर लेंगे, एंड एक पिंक रंग का गिफ्ट रैप बॉक्स एकदम से आ जाता है घर में, और जब वो ज़ारा खोलती है तो उसमें इम्पोर्टेड बेबी क्लोथ्स होते हैं। दिस जिन हैज़ गुड टेस्ट, और कोई लोकल बेबी क्लोथ्स नहीं आए, किसी बहुत महंगे इम्पोर्टेड ब्रांड के लंदन से कहीं से मंगवा के चमकी ने इस बेबी टू बी को गिफ्ट दिया है। अच्छा, और फिर चमकी बेड के नीचे छुपी हुई होती है, वो बेड से बाहर निकल के एक ईवल सी स्माइल देती है। दैट इज़ तमकिनत इन हर एलिमेंट, बहुत मज़ा आता है देखने में। अच्छा, और फिर आज़र जो है वो खुशी को ट्रैप कर लेते हैं। बस इट गोज़ ऑन एंड ऑन, और उनके अब्बा ने बहुत ही मुश्किल पहेलियाँ दी हैं, और नादिया ही है इतनी अक्लमंद कि वो उन पहेलियों को सॉल्व करी है। नादिया के मैंने जल्दबाजी में पूरी अपनी बेटी की लव स्टोरी अगर हो भी सकती थी तो ख़राब कर ली। अली इज़ मेंट फॉर खुशी, खुशी इज़ मेंट फॉर अली। वी आर वेटिंग फॉर दोज सीन्स, दे आर कमिंग। वन थिंग दैट वॉज गुड टू सी वॉज द यूज़ ऑफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स। एक जगह जहाँ पे आज़र पता कर लेता है कि अली को खुशी पसंद है, वो खुशी बनकर आता है अली के सामने, फिर एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर आज़र बन जाता है। दैट वाज अ रियली गुड टेक, गुड स्पेशल इफ़ेक्ट्स बीइंग यूज्ड देयर। हाँ,
उसके फ़ौरन बाद ही हम एक जिनों के कोर्ट पे गए जहाँ स्पेशल इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मज़ेदार नहीं थे, मज़ा नहीं आया देखने में। एक जिनों का कोर्ट है जहाँ जाजिम है, जाजिम का ज़ालिम बाप है, और जी कोई जिन है जिसने मोहब्बत की थी तो उसे किसी इंसान से मोहब्बत कर ली थी तो उसे सज़ा मिल रही है, उसे ख़त्म कर दिया, जला दिया बहुत क्रूर तरह से। इससे पता चला है कि ये बुरे लोग हैं और जाजिम बहुत सख्त है। बाद में भी दिखाते हैं कि वो जिसको टॉर्चर करके मारा था, जिनको उसका भाई आता है तो उसकी गर्दन मड़ोड़ दी जाजिम ने बड़ी ईवल तरीके से। तो ये तो बहुत बुरा है, जिससे खुशी की शादी होने वाली है तो बड़ा ईवल जिन है। और बड़ा कहते हैं जाजिम इतना हैंडसम है, जाजिम इतना डायनामिक है, ऐसा है वैसा है। हमने अपने दिमाग में पता नहीं जाजिम को क्या सोच रखा था। वो तो बस एक खौफनाक सा जिन है। और सब जो है वो डेथ ईटर्स नहीं होते हॉगवर्ट्स में जो क्लोक्स पहने हुए होते, उनकी शक्ल नहीं नज़र आती, उस तरह के डेथ ईटर्स पूरे इस जिन के कोर्ट में फिर रहे हैं। इट्स नॉट गुड AI being used, the special effects are not good here। और बहुत बार जिनकी शादी उनकी शादी को ऐनक वाला जिन से लोग कंपेयर करते हैं, तो मुझे तो ये बिल्कुल ऐनक वाला जिन नहीं लगता। अगर आपने ऐनक वाला जिन देखा है तो वो बहुत ही एक बचगाना सा और बहुत अच्छा शो था, बट बचगाना था। उसमें कभी एक जिन आता था, कभी चुड़ैल आती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो जिनकी शादी उनकी शादी की एक प्रॉपर स्टोरी है जो बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े भी देख रहे हैं और देख सकते हैं। तो सिर्फ जब ये कोट आता है ना तो मुझे वो फील आई पुराने PTV की कि ओहो ये सस्ते स्पेशल इफ़ेक्ट्स यूज़ हो गए। तो द थिंग इज़, येस आई नो ड्रामा बजट्स आर लिमिटेड, बट व्हेन यू डू अ ड्रामा वेयर बात ही सुपर नेचुरल हो रही है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्पेंड दैट मच ऑन स्पेशल इफ़ेक्ट्स। तो यही बार मुझे लगा, बाकी सारे वक्त तो बहुत ही ज़बरदस्त इमेजरी है। आई मीन जिन है तो सबसे ऊंचे दरख्त पे बैठे हुए हैं, पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन भी इतनी अच्छी थी आज़र की खुशी में। तो यूजुअली द स्पेशल इफ़ेक्ट्स, द AI being used is all very good, sophisticated in जिन की शादी उनकी शादी। तो वहाँ मुझे वीक लगी बात। अनदर थिंग दैट आई नीड टू मेंशन, आई थिंक आई मेंशन्ड इट बिफोर ऑल्सो, ये जो हवेली है जो इनके आबाओ अजदाद की है, जो अब ये जिनों से वापस लेना चाह रहे हैं, जो समरकंद हाउस है अपेरेंटली अप इन द माउंटेन्स नियर इस्लामाबाद, इट इज़ ब्यूटिफुल। आई मीन ये घर इतने दिनों से बंद था, लगता ही नहीं है। अली का कमरा इस बार उन्होंने दिखाया क्योंकि वो आई थिंक किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई आसमानी हथियार छुपा हुआ है जिससे जिनों को मारा जाएगा। तो अली के कमरे में कैनपी है एंड ऑल अराउंड इट्स फ्रेम्ड बाय बुक्स। इट इज़ द मोस्ट गॉर्जियस रूम। व्हाट अ ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज़। एंड बस ये है कि बहुत ही कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये नहीं लगता कि पुराना फर्नीचर है या पुरानी जगह है या एक हवेली है जो सालों से बंद पड़ी है। बड़ा टिप टॉप एंड अपडेटेड सा घर लगता है, जो कि है इट्स यूज्ड एज अ होटल बाय लॉट्स ऑफ पीपल। तो दैट एड्स टू द ब्यूटी, इट एड्स टू हाउ अपीलिंग दिस ड्रामा इज़। एंड एक्चुअली जिनकी शादी उनकी शादी, मैं सोच रही थी कि जो इसका एक जॉनरा है वो जॉनरा हम यूजली रमज़ान ड्रामा में देखते थे, रोम कॉम यू नो, एंड लाइट हार्टेड, नथिंग टू सीरियस, नथिंग टू हैवी यू नो। जिनकी शादी उनकी शादी वैसा ही है, बट आई एम सो ग्लैड ये रमज़ान में नहीं चला। रमज़ान ड्रामे का मसला ये होता है कि उसको लंबा खींचा जाता है, किसी ना किसी तरह 30 एपिसोड तक लेके जाया जाता है। तो बार बार सीक्वेंसेस रिपीट होते हैं और कॉमेडी को ठूंसा जाता है कहीं कहीं। तो वो जस्ट टू यू नो गिव एन एंटरटेनिंग एपिसोड एवरी डे, समटाइम्स द जोक्स आर सो स्टूपिड that you stop watching the drama. तो जिनकी शादी उनकी शादी has that flavor that we see in Ramzan dramas, but because it is not being shown in Ramzan, the comedy is actually funny. The scenes are not being repeated. The flow is actually engaging. So I really like that about this drama. 3 out of 5. पामाल episode 9 and 10 and देखे जा रहे हैं हम पामाल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहानी की पेस बहुत अच्छी है और कहानी रिलेटेबल है, अनफॉर्चुनेटली रिलेटेबल है क्योंकि अभी तो बड़े सैड पार्ट्स पर है। ऑल्सो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली पामाल की कहानी बिल्कुल भी नहीं है इस तरह की टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स की कहानियाँ हमने टीवी पे देखी हुई हैं, मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बट फीलिंग यही आती है जब आप देखते हैं। इट्स नॉट अ न्यू फीलिंग आई गेट व्हेन आई वॉच पामाल, बट it has been narrated very well and the performances are smashing. I mean आप सबा कमर को कोई रोल दे दें and she will make magic out of it, she will breathe life into it. And then Usman Mukhtar is such a natural actor. His performances are always so nuanced, इतने layers होते हैं उनमें, इतनी अच्छी तरह realistically perform करते हैं. So you've got these two superb actors in the lead roles.
यही पामाल की खूबसूरती है, नहीं तो कहानी इतनी भी नई नहीं, और शायद इस कहानी की स्ट्रेंथ ही ये है कि बहुत नई नहीं है, तो फिर सब कुछ रिलेटेबल है। एक बड़ी दुखी बात है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की कि जब भी कोई ऐसी कहानी आती है जिधर ससुराल लड़की पे जुल्म कर रहा होता है, मियाँ लड़की पे जुल्म कर रहा होता है, तो यूट्यूब कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि ये मेरे साथ भी हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ। ये मैंने भी जमा तकसीम में भी देखा था, आजकल पामाल में देख रही हूँ कि इतनी औरतें यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर रही होती हैं, हाँ ये मेरे साथ हुआ, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था। क्या हम कहाँ रह रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्यों होता है ऐसे? लेकिन एक बात है, मलिका की कहानी, मलिका अपनी कहानी सुना रही है एक इंटरव्यू में, बहुत ही लंबा इंटरव्यू है जो वो लिख रही होगी बेचारी, जो भी कर रही है, एंड उसमें यू गेटिंग मलिकास पर्सपेक्टिव कि मैं तो घुट के रह गई, मेरी पर्सनालिटी ख़त्म हो गई, कैद लगने लगा। पर जब आप कहानी देखते हैं तो आपको रज़ा का भी पर्सपेक्टिव समझ आ रहा होता है। दिस इज़ नॉट रियली जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ मैन ट्राइंग टू कंट्रोल हिज वाइफ, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ फ्लॉड मैरिज। इस शादी में ही बहुत मसले हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर मियाँ कंट्रोलिंग है तो बीवी जो है वो उसने बग़ैर सोचे समझे, बहुत इमेच्योर है, वो अपनी ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी। रज़ा की वो शान शौकत से, अमीरी से वो इम्प्रेस हो गई, उसकी शादी हो गई। शुरू में शी वाज़ सो मच इन लव, तो शी सेड जो आप कहेंगे मैं करूँगी, आपकी सब चीज़ें ऐसे रखूँगी, मैं लिखूँगी भी नहीं, आप जब जहाँ कहेंगे वहाँ जाऊँगी। अब उसे घुटन महसूस हो रही है, अब वो कह रही है कि मैं क़ैद में हूँ क्या, अब वो कह रही है कि कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मेरा दम घुट रहा है। तो वो इमेच्योर थी, और अब जब वो हनीमून पीरियड, उसकी माँ कहती है ना कि हनीमून पीरियड अब तुम्हारा ख़त्म हो गया, तो अब तुम्हें मुश्किल हो रही है। तो अब जो वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया तो उसे तकलीफ़ हो रही है। तो दोनों में ही इश्यूज़ हैं। रज़ा जो है उसके माँ बाप को बुलाता है और फिर ख़ुद ही नहीं पहुँचता टाइम पे, उसे ग्रोसरीज़ भी नहीं लेने देने जाता, कितना टॉक्सिक है। लेकिन वो कितनी डम्ब है कि जब वो एक बार ग्रोसरीज़ लेने गई तो वो अपना मोबाइल नहीं साथ लेके जाती। आई मीन इट्स, और 2 बार ऐसे हुआ है इस ड्रामे में कि मलिका कहीं गई और मोबाइल साथ नहीं लेके गई। क्यों नहीं लेके जाती मोबाइल साथ? इट्स लाइक अ वेरी रेगुलर थिंग, वी कैरी आवर सेल फोन्स विद अस व्हेन वी गो आउट एनीवेयर। ये क्यों इतनी केयरलेस है? और फिर वो जो मेड पे पूरी लड़ाई हुई, उसने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कुछ पूछे हुए मेड रख ली, तो वो सही, उसका तरीका गलत था, लेकिन जो वो कह रहा था वो तो ठीक था कि आप बग़ैर जाने पहचाने कैसे मेड रख सकते हैं। सो he is right in a lot of ways, it's just that the way he says it, he is very rude, he treats her like she is nothing, and that is शुरू में तो उसने रियलाइज़ नहीं किया कि उसका मियाँ इतना उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना ख़त्म कर रहा है। लेकिन अब उसे पता चल रहा है hormonal issues भी हैं, because she is expecting, so her hormones are also going a little crazy, so she gets upset a lot, और वो करता भी है ऐसी बातें अपसेटिंग। तो ये जब कोई रिश्ता ख़राब हो रहा होता तो एक कोई नहीं होता बुरा, it's just like an ongoing cycle, it goes on and on and on, and that's what we're seeing in पामाल के इन दोनों में जो डिस्टेंसेस हैं, जो एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ हैं, एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ, रज़ा बहुत कंट्रोलिंग है, रज़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मलिका भी इमेच्योर थी, मलिका ने भी बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं। तो यू सी दैट दिस इज़ जस्ट अ मैरिज दैट इज़ फ्लॉड। इनकी शादी, इनके रिश्ते में ही इतने फ्लॉज हैं जिसकी वजह से डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। कुछ डायलॉग्स होते हैं जो बार बार आपको याद आते हैं या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे मलिका 1-2 बार कह चुकी है कि मेरे पास बाप का घर नहीं है वापस जाने के लिए। तो शी ऑल्सो फील्स स्टक विद रज़ा बिकॉज शी फील्स कि मेरे पास तो कोई वापस जाने की जगह ही नहीं है, मुझे तो अपने मामू ने जगह दी हुई थी इतने सालों से, मेरा अपना तो कोई ठिकाना है नहीं। शी फील्स दिस बिकॉज शी डजंट हैव अ फादर। एक और बात जो रज़ा कहता है, वो कहता है एक छोटे इलाके की लड़की को महल के तख्ते पे भी बिठा दो, उसकी सोच नहीं बदल सकती। तो ये भी ये क्लास डिफरेंस था। सडनली ही सेज दिस कि तुम तो एक छोटे इलाके से थी, एक छोटे से घर से थी, और कैसे तुम समझ पाओगी कि मेरी दुनिया क्या है, मैं कैसा हूँ। अनस से रज़ा जेलस होता है, तो मलिका जो है वो रज़ा की जो फ्रेंड उसे सुपरमार्केट में मिलती है उससे जेलस हो जाती है। बस इट गोज़ ऑन एंड ऑन, इट्स जस्ट दैट द परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड। आई होप कि कहानी आगे जाए रादर दैन कि यही होता रहे। और हाँ, जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे, अगले एपिसोड आ गए होंगे, एंड अपेरेंटली मलिका गोज़ टू जेल, क्योंकि एक कोई नेबर है जो कुछ सस्पिशियस कैरेक्टर हैं जिनके घर पुलिस का छापा पड़ेगा और शायद मलिका भी पकड़ी जाएगी। जब तक आप ये देखेंगे रिव्यू तब तक वो पार्ट हो चुका होगा। एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस, वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। जंजीबिल आसिम शाह ने भी स्क्रिप्ट बड़े दिल से लिखी है, इंसानी रिश्तों को समझ के लिखी है। लेकिन ये सिर्फ मलिका की कहानी नहीं है,
पामाल तो इनकी शादी हुई है, आई थिंक सिर्फ ये औरत पामाल नहीं होती, आई थिंक इनका ये रिश्ता जो है किस तरह कभी कभी दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक ऐसे रिश्ते में आ जाते हैं कि डजंट वर्क आउट, दे बोथ फ्लॉड. Raza is more flawed though. Good performances overall, and the kind of drama that you wait for. You keep watching it. You keep wanting to watch it. 4 out of 5. Samal Yaar Piya episode 15 और 16. जब तक आप रिव्यू देखेंगे अगले एपिसोड आ गए होंगे. आई एम होपिंग कुछ और हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ इस ड्रामे में नहीं होता. अभी तक जो मेन चीज़ हुई पिछले 2 एपिसोड में 15 और 16 जिनकी मैं बात करी, वो यही थी कि अलयार ने पिया के घर जाकर रिश्ता दे दिया पिया का, और पिया के बाप बहुत नाराज़ हुए और कहा कि तुम जाओ यहाँ से. अली ताहिर इज़ एक्टिंग सो वेल. इतना अच्छा लग रहा है, उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इतनी अच्छी है. और ये तो बार बार मैं कहती हूँ कि वो जो पास्ट में थे और जो अब हैं उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी देखने में बहुत मज़ा आता है. तो वो कहता है कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं और हम अपने इक्वल्स में शादी करते हैं, ऐसा कोई वर्ड यूज़ करते हैं कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं और हम अपने ही हैसियत के लोगों के साथ शादी करते हैं. तो ये कहकर अलयार से को मना किया, और पिया ने भी अलयार को कहा कि ये हमारा मिलना नामुमकिन है, ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है जहाँ लिमिट्स होती हैं. तो ज़ाहिर है अलयार तो अमेरिका में रहा है, तो उसने इतनी ओपनली लड़की पसंद भी कर ली, उसके माँ बाप के पास भी चला गया. लेकिन क्योंकि वो एक वाहिद इंसान है पूरी दुनिया में जो अमेरिका में रहा और पाकिस्तान पढ़ने आया. लोग पाकिस्तान में रहते हैं और अमेरिका पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो एक वाहिद इंसान है अलयार. ये एक कहानी में फ़्लॉ है, स्क्रिप्ट में एक मेजर होल है कि एक लड़का अमेरिका में रह रहा था और वो पाकिस्तान पढ़ने आया. So anyway, besides the point, but he doesn't understand perhaps कि पिया की क्या restrictions हैं, लेकिन वो समझेगा, वो उसे pursue करेगा. लव स्टोरी तो अभी तक अलयार और पिया की ही है. He loves her and she also knows deep in her heart that she loves him. And जहाँ म्यूज़िक आती है और वो सोचती है तो वो अलयार के ही बारे में सोचती है. लेकिन हम सोचते हैं सावल के बारे में. तो मुझे वो सीन याद आ रहा था जहाँ सावल अपना सैड गाना सुनते सुनते शायद चाय पी रहा है या सिगरेट पी रहा है और अपनी एक्स को याद कर रहा है, और एक्स को याद करते करते एकदम से उसकी आंखों के आगे पिया आ जाती है. दुर्र फिशां सलीम लुकिंग ब्यूटिफुल स्माइलिंग एट द कैमरा. एंड मुझे वो सीन याद है कि सडनली ही इज़ लिटिल सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ. मैं तो वो पुरानी वाली लड़की याद कर रहा था, मुझे तो पिया याद आ गई. फिर वो पार्ट जो जब अलयार जाता है पिया के घर, अपनी बड़ी सी बाइक लेकर आता है, मोहल्ले के सारे बच्चे बाइक के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं. वेरी स्वीट, ट्रू टू रियलिटी ऑल्सो ऐसे ही होता है. तो कितना सावल बेचैन होता है, और सावल का वो है जो उसके साथ रहता है लड़का, जो उसका भाई है, छोटा भाई बना हुआ है, वो भी कितना बेचैन होता है कि ये आखिर आया क्यों है. और इट इज़ बार बार घड़ी देख रहा होता है. तो वो भी बहुत उसके बारे में आप सोचते हैं किस तरह पिया जो है, जो कि एक फ्लर्ट है, वो सावल से बात तो नहीं करी, नाराज़ है, लेकिन कबूतर जब पकड़ती है अपनी छत पे बहुत होती हैं, जब कबूतर पकड़ती है तो सावल के घर की तरफ झांकती है. तो फिर सावल दीवार चढ़ के उससे चाय देता है जो वो नहीं ले रही. ब्लू रंग का कप है, वो जो ब्रांडेड एड्स में आपको ब्लू रंग का टी कप नज़र आता है, वैसा टी कप है पिया का. उसमें वो चाय भर के बार बार वो दीवार चढ़ के पिया को चाय देता है जो वो नहीं लेती. दैट्स हिज वे ऑफ आस्किंग हर टू बी फ्रेंड्स अगेन. वो पार्ट्स मुझे याद रहते हैं. एंड आई जस्ट विश के आगे कुछ स्टोरी ऐसी आए कि और ट्विस्ट्स आए, क्योंकि अभी तक कहानी इधर ही. there needs to be more. More needs to happen per episode in Samal Yaar Piya. And while Feroz Khan might get the girl in the end, and of course अभी वो twist जो आएगा ना, जब यासिर नवाज़ फ़िरोज़ खान के जो बाप हैं, जो असली विलन है, वो कहानी में आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा. आई एम वेटिंग फॉर दैट. बट आई होप फ़िरोज़ ऑल्सो हैज़ अ लॉट मोर टू डू. आई मीन इतने रिपेटिटिव सीन्स हैं कहीं कहीं अलयार के. अब एक अलयार का एक फ्रेंड है बिल्कुल ही लेम सा, जो आ जाता है, ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन, ब्रो यूँ, ब्रो दिस. इट्स सो मैन्युफैक्चर्ड, देयर इज़ नो रियलिटी टू इट. और दूसरी तरफ आपके पास उसका सावल का ट्रैक है जो इतना इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक है, म्यूज़िक है, एक्टिंग है, सराइकी लहजे में बोल रहे हैं मदली अकबर. सो आई वॉन्ट अलयार्स ट्रैक टू बी इक्वली इंटरेस्टिंग. आई होप इट हैपन्स सून. 3 out of 5. जमा तकसीम एपिसोड 17 और 18. और मैं अपने नोट्स पढ़ते हुए भी सोच रही थी कि कितने सारे इश्यूज़ और कितनी सारी हार्ड रियलिटीज़ ये ड्रामा एक फ़्लो में एपिसोड बाय एपिसोड दिखाया जा रहा है.
आई मीन ऐसे नहीं है कि जैसे सबक ठोसे हुए कहानी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे किरदारों की जर्नीज़ दूसरी दूसरी तरफ जा रही हैं तो उतने उतने आपको और मैसेजेस और बातें समझ आती जा रही हैं. These past episodes were about mainly about the clash of the moms, ज़ूबिया लैला की माँ और कैस की माँ. एंड बाय चांस दोनों पेरेंट्स, लैला के पेरेंट्स और कैस के पेरेंट्स लैला और कैस के घर में आके रह गए, और लैला और कैस की लैक ऑफ कम्युनिकेशन देखें कि दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं, तो दोनों अनप्रिपेयर्ड थे. लेकिन अब जब ये साथ रह रहे हैं और दोनों उनके बच्चे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इतने क्लैशेस हो रहे हैं. I saw a lot of posts on Instagram about Team Zubia. Of course, लैला की माँ जो बातें कहती है ऐसी ज़बरदस्त पॉइंट मारती है कि आपकी तालियां बजाने का दिल चाहता है, और कैस की माँ जो बातें करती हैं वो इतनी ट्रेडिशनल बातें हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी है अपने इर्द गिर्द, और वो गलत हैं बहुत सी. जैसे कि हमारे घर बहुओं के काम करने का रिवाज नहीं है, या फिर ये कि तुम्हारे माँ बाप रह रहे हैं मेरे बेटे के घर. और फिर वो ब्रेकफास्ट कॉन्वर्सेशन जहाँ वो कहती है, कैस की माँ कहती है कि बेटी के घर हम कभी नहीं रहे, तो ज़ूबिया एक स्माइल, पॉइजनस सी स्माइल देके कहती है और अगर बेटा ना हो तो क्या करें, तो कैस की माँ कहती है सब्र करें. और अगेन सो मैनी थिंग्स के आप जहालत को जहालत अगर बरसों पुरानी हो तो उसे रीत नहीं बनाना चाहिए. बहुत सी जगह जगह पे कैस की माँ जो है और लैला की माँ का आपस में क्लैश हो रहा है, जहाँ यू आर चीयरिंग फॉर लैलाज मदर अनटिल लेटर व्हेन यू थिंक अबाउट इट एंड यू थिंक कि ठीक है ये बात तो सही कह रही थी लेकिन थोड़ी तमीज़दारी से ही कहते थी. तकरीबन सारे वक्त उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह से कैस के पेरेंट्स को जाहिल कहा है, और उनके पीछे तो कहती ही थी कि लैला के कैस के माँ बाप जाहिल हैं, मेरी बेटी की डिग्री को जंग लग जाएगी, एंड हमारी बेटी को अपने घर की औरतों की तरह जाहिल और नाकारा बनाना चाहते हैं. ये बातें ज़ूबिया वैसे तो कहती थी अपने मियाँ से और अपनी बेटी से, लेकिन उनके मुंह पे कह रही है. इज़न्ट दैट रूड एंड ऑल्सो इज़न्ट दैट रियली रॉन्ग ऑफ हर? क्योंकि जब लैला और कैस की शादी हो रही थी तो माँ बाप आपस में मिले थे. ज़ूबिया को तब भी पता था कि उसकी बेटी की एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही रीत रिवाज वाले घर में शादी हो रही है, जहाँ अभी तक इस तक की इजाज़त नहीं है कि लड़की जॉब करे. और ये उन्होंने कहा था जब रिश्ता लेने आए थे कैस का, तो कैस के फादर ने ये बात कही थी. Was she too busy in her own professional life at that time, and so she did not bother कि बेटी की कहाँ शादी हो रही है. So you like Zubia, you agree with everything she says. You also do not agree with anything that Kais's parents say. But the way she says this, you see that there's something wrong there. Also ताने तिशने चल रहे हैं, जैसे कैस के बाप उसको लैला के बाप को कहते हैं कि आपको तो नमाज रोज़े का पता ही नहीं होगा. तो जगह जगह, और वो जो एक मेड है, जो लैला की मेड है, जो उन सब का काम कर रही थी, वो बस दोनों फैमिलीज़ को, दोनों पेरेंट्स को आगे पीछे देख रही होती, उसे समझ नहीं आ रहा होता. क्योंकि ये एक रियलिटी से करीब कहानी है, तो आपको तमाम कैरेक्टर्स के हाइज़ और लोज़, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स नज़र आते हैं. जैसे कि लैला, लैला जो है बहुत अच्छी है, अपने सास ससुर को मनाने गई, उन्हें कहा कि आप मेरे घर आके रहें. अब वो उसके घर रहने आ गए, तो फिर उसने उनको नाश्ते का नहीं पूछा, तो फिर उसने उनके खाने का कुछ ख़ास कोशिश नहीं की, बस कहा हल्के मसाले का खाना बना दो और निकल गई. ऑफ कोर्स शी नीडेड टू गो, शी हैड अ जॉब इंटरव्यू, बट पहला दिन था उनका वापस आने का. थोड़ा सा कुछ एफर्ट कर लेती, कुछ उन्हें कह देती, तब उसने इग्नोर कर दिया. शी नीडेड टू गो टू द जॉब इंटरव्यू, दैट्स फाइन, दैट्स हर राइट. बट आई फील कि जब गई थी उनके घर उन्हें बुलाने, तो एटलीस्ट उन्हें नाश्ते का तो पूछ ही सकती थी. दूसरी तरफ कैस तो इतना डरपोक है, अपने दोस्त से भी कहता है ऑफिस में कि मामला खुद ही हल हो जाए, खुद ही लैला के पेरेंट्स चले जाएं. आई होप लैला के पेरेंट्स चले जाएं. और लैला से कहता है कि मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल करो, देखो आज उनका पहला दिन वापस है. लेकिन लैला के पेरेंट्स से तो अच्छी तरह वो नहीं मिलता. तो ये बस ना आपका दिमाग इन डिफरेंट चीज़ों में बैक एंड फोर्थ जाता है. आप इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, आप सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, और जो मैसेजेस सारे आपको दिए जा रहे हैं इंसानी ताल्लुकात और गलत रीत रिवाज और प्रोग्रेसिव बातों के बारे में, और क्या एक इंसान का हक. सो मच दैट यू थिंक अबाउट इन जमा तकसीम
and you think about it constantly. And सरवत नज़ीर की क्या बात है कि you think about it constantly, फिर भी कहीं आपको नहीं लगता कि आपको सबक मिल रहा है। एक सबक आ रहा है, मुझे पता है आ रहा है, and I'm looking forward to it। कैस अपनी जॉब में इतना अच्छा नहीं चल रहा, वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन बॉस की शायद ज़्यादा हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, शायद उसको प्रमोशन ना मिले, शायद वो अपनी जॉब खो दे, और शायद लैला को एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। फिर एक नया डायनामिक आपको नज़र आएगा कि जब बीवी कमा रही होती है ज़्यादा और मियाँ नहीं कमा रहा होता, तब घर में क्या ऊंच नीच आती है। There's so much that has happened in जमा तकसीम, so much more that will happen। निगत और हमीद की लाइफ में आपको नज़र आ रहा है आगे क्या, एक पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि वो हमीद ने कोई ज़मीन ख़रीदनी है किसी दोस्त से, वो दोस्त शायद करप्ट है और पैसे बोरो किए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ नादिर से, क्या वो पैसे वापस कर पाएंगे, वहाँ आपको नज़र आ रहा है, पोटेंशियल इशू नज़र आ रहा है। फिर निगाह जो है वो ज़ीशान का मसला नहीं समझ पा रही, शफ़क़ ने उसे बल्कि बताया कि देखें आपने उसे ख़राब किया, आपने उसकी गलतियाँ नहीं देखी। तो ज़ीशान ने एक तो अब्यूज़ किया सिद्रा को, और नाउ ही इज़ बिन अब्यूज्ड एट कॉलेज आई बिलीव। तो देयर इज़ दैट इशू दैट्स ऑल्सो बिन टच्ड अपॉन। मजीद और राश्ता की जो स्टोरी वो भी ट्रू टू रियलिटी। अब हालांकि ये ड्रामा शुरू में दिखाता है कि जॉइंट फैमिली में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, फिर भी राइटर को इतनी समझ है हमारे कल्चर की, हमारे यहाँ के लोगों की, कि वो भी दिखाती हैं कि अलग रहने के भी मसले हो सकते हैं। जैसे कि राश्ता को हमेशा लोगों के साथ रहने की आदत थी, उसे नहीं पता था कि दरवाज़ा खुले तो डाकू आ सकते हैं, घर में डाकू आ जाते हैं तो वो कितना डर सहम जाती है और वो वापस जाना चाहती है, उस भरे हुए घर में वापस जाना चाहती है। तो साथ रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, और ये ड्रामा इतना इंटेलिजेंट है कि ये उन सबको दिखा रहा है। वेरी इंटेलिजेंटली डन। जमा तकसीम तो इट इज़ मतलब हाँ सास बहू कहानी है, बट अगर सास बहू कहानी इतनी अच्छी तरह सुनाई जाए तो उसकी क्या ही बात है। वेरी वेल परफॉर्म्ड, वेरी वेल नरेटेड, everybody is doing such a great job in this drama। 5 out of 5। केस नंबर 9 एपिसोड 13 and 14, एंड अब हम कोर्ट रूम में आ गए हैं, एंड अभी तक तो सहर के माँ बाप को बुलाया गया है विटनेस स्टैंड्स में, बहुत रोए हैं, भाई ने गुस्सा किया है। आपको डिफरेंट बातें नज़र आती हैं कि किस तरह की कोर्ट रूम में बातें होती होंगी, कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, वकील क्या कहते होंगे। जैसे कि बुखारी साहब प्लानिंग की बात करे जाते हैं, सहर के बाप तो रोने लगते हैं परेशान होके, एंड जो सहर की माँ है वो उन्हें वापस ज़रा ऐसे जवाब देती हैं कि वो घबरा के उन्हें ऑफ़ कर देते हैं। मुख्तलिफ़ बातें MLO जब आती हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप क्यों कहे जा रही हैं कि ऐसा कोई हादसा हुआ, जबकि DNA टेस्ट नहीं कहा। तो वो कहती हैं कि नहीं, उसकी बॉडी पे ब्रूजेस थे। ये एक्चुअल बातें हैं जो कोर्ट्स में होती हैं ऐसे केसेस में, जो हमारे सामने पेश किए गई हैं। इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी बट द डिटेल्स इन इट आर फैक्चुअल, एंड वी नो दैट। ये तो जगह जगह बताया गया है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने फैक्ट्स को लेके, लीगैलिटीज़ को लेके एक जेन्युइन कहानी लिखी है। एक और जगह इंस्पेक्टर शफीक जब आते हैं, वेट फर्स्ट लेट मी से दैट नूरुल हसन इज़ अमेजिंग एज द ईविल लॉयर। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी मज़ेदार है, एंड एक लॉयर है जो कहते हैं कि जब आप तैयार होंगी तो मैं बोलूँगा आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, एंड देन ही प्लंजेस इन विद हिज अटैक्स, ही इज़ अमेजिंग। एंड देन यू हैव द अमेजिंग गौहर रशीद। तो इंस्पेक्टर शफीक के अब इतने सीन नहीं था इस बार, बट वो जो पहले बुखारी साहब और इंस्पेक्टर शफीक मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो तब कैसे गौहर हंस रहा होता है, मजाक कर रहा होता है और ईविल सी प्लानिंग कर रहे होते हैं गौहर, एंड देन बाद में जब कोर्ट में आता है इंस्पेक्टर शफीक तो कैसी शक्ल पे एक भोलपन होता है, अच्छी बात करना, ड्यूटी के साथ, सच्चाई के साथ ड्यूटी अदा करना। ये रिश्वतखोर पुलिस वाला कितने आराम से अपने रंग बदल देता है कोर्ट में विटनेस स्टैंड में। और बुखारी साहब गुड कॉप बैड कॉप करते हैं कि इंस्पेक्टर शफीक सहर की हामी, सहर के लिए फ़ौर बोल रहे थे कि देखें यूँ हुआ इसलिए मैंने उनका साथ दिया, यूँ हुआ इसलिए साथ दिया, और बुखारी साहब कहते कि आपने मेरे मासूम क्लाइंट को इस तरह बदनाम कर दिया, इस तरह आपने किया। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, ऑल कोर्ट रूम टैक्टिक्स। कहीं ये नहीं लगता कि आप एक सोची हुई कहानी देख रहे हैं, लगता है कि वाकई असल में कोर्ट रूम्स में ये होता होगा। दैट्स द फन ऑफ कोर्ट नंबर 9 दैट्स द फन ऑफ केस नंबर 9 के
You are seeing something that's true to reality. You are seeing exceptional performances. सबा कमर अपनी फैमिली के साथ वहाँ बैठी हुई है, सहर रो रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग है. दूसरी तरफ यू हैव फैसल कुरैशी जिनके इतने डायलॉग नहीं थे इस बार, लेकिन वो बैठे हुए एक ईवल स्माइल हो रही है. जब बुखारी साहब बहुत किसी को तंग करते हैं विटनेस स्टैंड में तो हल्का सा हंसता है. बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं कामरान उनकी टैक्टिक्स से. सो यू सी ऑल दैट हैपनिंग एंड इट्स ग्रेट फन. ऑल दीज परफॉर्मेंसेज, द स्टोरी. इट्स जस्ट दैट आई होप कि इस नंबर 9 में अब कोई ख़तरनाक किस्म के रिस्क आने वाले. मुझे लगता है जैसे कि बीनिश ने अपनी एक स्टाफ मेंबर को उसके कामरान के किसी सर्वेंट के घर भेजा पता करने के लिए, वहाँ भी क्या कुछ ऐसा पता चलेगा कि कहानी में ट्विस्ट आएगा. या जब कामरान के जब सारी जो घर के काम करने वाले हैं वो जब आएंगे, क्या वो सही बिलीवेबिलिटी के साथ सच झूठ बोल सकेंगे. फिर ये कि जो फाइनल जो चीज़ होगी जिससे कि सहर जीत जाएगी वो है रोहित. तो रोहित की बीवी तो है ही सहर के साथ, और वो बार बार रोहित को रिमाइंड करती रहती है कि देखो यूँ, देखो ऐसे. हालांकि रोहित ने बताया कि देयर वाज अ टाइम जब उसके ख़िलाफ़ वायलेंस, ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम उसके ख़िलाफ़ आ गया तो कामरान ने उसे बचाया था. लेकिन फिर भी रोहित की बीवी उसे फिर भी याद दिला रही है कि अभी तो तुम सच के साथ हो, फिर भी तुम सच के साथ रहो, जो भी तुम्हारी हिस्ट्री अपने दोस्त के साथ. इवेंचुअली जब रोहित बोलेगा तब कहानी ज़रूर पलटेगी. ऑल्सो किरण, कामरान की बीवी, उसे सब नज़र आ रहा है, उसे देखा जा रहा है. वो देख रही है कि बुखारी साहब किस तरह सहर की फैमिली को बुली कर रहे हैं. फिर भी वो अपने मियाँ के क्या साथ खड़ी हुई है कि वो अभी सोच रही है कि मैं किसके साथ हूँ. Lots more to come in case number 9. A remarkable drama. ऐसे ड्रामे और होने चाहिए. Different kind of content, very well presented, very well produced, directed, performed. 4 out of 5. शरपसंद एपिसोड 9 और 10 की बात करते हैं. जब भी आप शरपसंद के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि फरासत जी आप ये कैसे कर लेते हैं, और वाकई वो ये कैसे कर लेते हैं. व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मर नुमान एजाज इज़. आई मीन फरासत अली को देख के लगता ही नहीं कि वही एक्टर हैं जो अभी परवरिश में थे या जो अभी बिस्मिल में थे. completely transformed, different body language, different personality, everything is different. He's remarkable. He's our best for sure. And अगर फरासत अली नुमान एजाज ने बनना था तो आई थिंक रूबी के लिए परफेक्ट फिट है नादिया अफ़गान, हु इज़ परफॉर्मिंग सो वेल. वो जो एक भोली सी शक्ल करके, आँखें बड़ी 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 करके वो अपने मियाँ को कहती हैं कि आप क्या हैं, आप इतने अच्छे कैसे हैं, आप इतने फरिश्ते कैसे हैं. इतनी अच्छी एक्टिंग. और फिर उनके मियाँ क्या जवाब देते हैं, बस मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा ही बना है, ऐसा ही हूँ मैं, मुझ में मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है. तो वो तो करे ही जा रहे हैं. इस बार हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने कारोबार में फ़्रॉड किया, एक ज़मीन बेच दी बग़ैर पूरे पेपर्स के. और वो बड़ा अच्छा एक पार्ट था, स्ट्रॉन्ग पावरफुल पार्ट था, मेमोरेबल भी था, जहाँ वो आदमी बेचारे जिनको लोन चाहिए बैंक से वो शाज़मीन के पास आते हैं और पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है. और शाज़मीन बार बार कहती है कि मैं आपको वकील दे देती हूँ. तो फरासत अली फ़ौरन कहती नहीं चले इनको नहीं पता करके उनको बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि आपको पता नहीं है, लड़की बड़ी बदकार है. तो उन आदमी को समझ नहीं आता, वो रोने लगते हैं बेचारे, वो बिल्कुल ही मतलब हेल्पलेस हैं. ही नीड्स द मनी. इट्स अ वेरी पावरफुल सीन. एंड यूर थिंकिंग कि शाज़मीन को थोड़ा थोड़ा बदला तो मिले ना फरासत अली के ख़िलाफ़. यू वांट शाज़मीन टू विन, शी विल विन, लेकिन अभी टाइम है. शाज़मीन की खाला का पार्ट, उससे आपको पता चलता है कि इतना खाला ने धुतकारा था, लोगों की बात सुन ली और शाज़मीन को नहीं अपनाया, उसको बुरा समझा और लोगों को सच्चा समझा. एंड देखो कि जब मुश्किल का वक्त आया, जब तकलीफ़ आई, तो वही उनके साथ खड़ी थी, वही उनको हॉस्पिटल लेकर आई. और उनका बेटा इनफैक्ट अनरीचेबल है, उससे बात ही नहीं हो सकी. सो शाज़मीन intrigues you and Nehra Mani is looking so beautiful. बहुत अच्छी performance and such great acting. बहुत अच्छी performance and such a fabulous wardrobe. She is looking really good in this drama and she is performing very well. And I want to see more of her. Then you've got Fida and Sanam, जहाँ they're trying to have a baby. And हरीम and आफान again इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं इस पूरे ड्रामे में. इतनी स्वीट उन दोनों की केमिस्ट्री है, उनकी बातें हैं. और अब आगे एक मुश्किल आ रही है दोनों के बीच में, उसमें क्या होगा. अच्छा, अफ़ान जो है ही प्लेज़ फ़िदा, जो कि है तो अच्छा, प्यार करता है अपनी बीवी से, लेकिन उसमें कुछ टिपिकल आदमियों वाली बातें हैं, या टिपिकल उसमें एकदम से एक एरोगेंस आ जाती है. जैसे कि जब शाज़मीन आती है हलीम लेके तो फ़ौरन उसकी शक्ल बदल जाती है कि जी मैं ठीक हूँ, शक्ल उसकी स्टर्न हो जाती है. ही डजंट ट्रस्ट है. जो फरासत अली ने कहा है उस पर यकीन कर लिया कि वाकई ये औरत बदकार है. एंड फिर फ़िदा को
डॉक्टर ने और टेस्ट करने को दिए हैं व्हेन बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, तो कहीं ना कहीं उसका दिल ख़राब हो रहा है कि ये क्या बात है, मेरी बीवी को टेस्ट नहीं करने को दिया और मुझे दे दिया। तो अगेन यू सी दैट हैपनिंग, यू सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस अबाउट अ वुमन सर्वाइविंग इन अ मैंस वर्ल्ड। एक तो ये कि फ़िदा को अच्छा नहीं लगा कि बीवी के टेस्ट नहीं हो रहे और मेरे टेस्ट हो रहे हैं, क्यों? इट हर्ट्स हिज मैस्कुलिनिटी मे बी। दूसरी तरफ अब जब हफ्सा का केस है, वहाँ बार बार कहते हैं वो फरासत अली के, मैं सोचता हूँ कि आजकल की बच्चियाँ अपने तरीक़ेकार बदल लेती हैं जब बाप भाई सर पे नहीं होता। एक और जगह पे वो अपनी बीवी से कहते हैं कि बाप का साया सर पे नहीं होता तो शायद ऐसे ही हो जाती हैं बच्चियाँ। इस तरह वो हफ्सा को बदनाम करें बिकॉज बाप भाई का साया घर पे नहीं है, क्योंकि भाई बाहर पढ़ने गया हुआ है और बाप का इंतकाल हो गया। तो ये दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रेशर एंड द काइंड ऑफ टॉक, द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो औरतों को सुननी पड़ती है बिकॉज दे आर वुमेन लिविंग इन अ मैंस वर्ल्ड। इसी तरह शाज़मीन का भी तो यही था कि एक आदमी ने उस पर ब्लेम डाला और सबको घेरा, बेवकूफ़ मोहल्ले वालों, इंतहाई बेवकूफ़ मोहल्ले वाले हैं, उनको घेरा और बात कहाँ से कहाँ चली गई। सो यू सी दोज मैसेजेस दैट ऑल थ्रू। अब ये जाहिर है इवेंचुअली फरासत अली को भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरों को इतना तंग करते हैं, तो वो भी देखेंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या जो वो तकलीफ़ आगे उनके लिए लिखी है वो ईमान की तरफ आएगी या मनाहिल की तरफ? तो ईमान जो है वो भी अपने माँ बाप की तरह कुछ शर पसंद है, प्रॉब्लम्स करती है। हफ्सा को वॉइस नोट भेजे, हफ्सा ने वॉइस नोट वायरल कर दिए, तो ईमान जो है शी इज़ अ वेरी टॉक्सिक, वेरी मीन गर्ल। दूसरी तरफ मनाहिल है जिसको दादी ने पाला, वो अच्छी बच्ची है। ये तो नहीं कि मनाहिल को वो टॉर्चर बेयर करना पड़ेगा जो बाप की हरकतों की वजह से, जो एक बदला आएगा फैमिली पे। और मनाहिल का ये दिखा रहे हैं बार बार कि दादी ने रेज़ किया है इसलिए वो ऐसी है। तो दादी ने फरासत अली को भी तो रेज़ किया, जो बार बार वो अच्छाई का कहती रहती हैं, कहती है ग़ीबत ना करो, किसी के घर जाके शोर ना मचाओ। तो दादी ने बेटे को क्यों नहीं रेज़ किया सही? मतलब वो झूठ बोलते हैं, वो अल्लाह अल्लाह करके खुला खुला झूठ बोलते हैं, अल्लाह का नाम ले लेके झूठ बोलते हैं, वो अपने कारोबार में भी झूठ बोलते हैं। क्या सही करते हैं वो? कुछ भी नहीं करते। कैसे करते हैं वो ये सब? और क्या हुआ? देख, तो बुरी अपब्रिंगिंग वाली बात है कि माँ सही रेज़ नहीं कर पाई अपने बेटे को। तो ये सारी कहानियाँ हैं, हफ्सा का घर, आपका ये जो अमाद है द गाय दैट ईमान लाइक्स, उसका घर, फरासत अली का घर, शाज़मीन का घर, फ़िदा और सनम का घर, ये सब शाखें हैं इस कहानी की, जो इस पूरे मोहल्ले में शाखें जाती हैं और उन सब में शर फैला रहे हैं फरासत अली। एक बात मेरे दिमाग में इस बार आई कि कितने लोगों को ये तंग करते हैं फरासत अली। इन्होंने 18 एपिसोड, कितने एपिसोड नहीं 10 एपिसोड में इन्होंने शाज़मीन को भी तंग किया, हफ्सा के घर में भी प्रॉब्लम हुई, इन्होंने वो जो है सनम, उसको भी अच्छे नहीं लगता, उन्हें लगता है कि गड़बड़ है। इन्होंने किसी की ज़मीन के भी गलत कागजात बेचे हैं तो इनकी चोरी वहाँ भी पकड़ी गई है। लेकिन मोहल्ले वाले उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं। जो मोहल्ले के भोले भाले बेवकूफ़ आदमी हैं वो कहते हैं हाँ फरासत भाई आप तो यूँ, आप तो वो। कैसे इतने सालों से किसी को पता नहीं चला कि ये इस तरह के शर पसंद हैं? क्योंकि ये तो कोई 20-30 साल से उस मोहल्ले में रह रहे हैं, कैसे नहीं पता चला? या शायद पता है और सब उनसे डरते हैं इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। Let the story unfold and let's just enjoy the ride. Exceptional, so much fun, well paced also. I love the pace also. 5 out of 5. मेरी ज़िंदगी है तू की बात करते हैं, एपिसोड 1 and 2, जिसमें बहुत ही हाईली अवेटेड ड्रामा था, जिसके बहुत अच्छी एक कंसॉम कास्ट है, वेरी गुड कास्ट, a lot of veteran actors. And the leads are Bilal Abbas Khan and Hania Amir. That's a new on-screen pair, two gorgeous, well-loved actors. और एक और कैरेक्टर है, वो है साइबर ट्रक। तो जब से ये ड्रामा एयर हुआ है, मैं मुस्तकिल जो साइबर ट्रक बिलाल अब्बास चलाते हैं इस ड्रामे में, जो पता नहीं कितने करोड़ों का है, उसकी बात देख रही हूँ जगह जगह के। इतना महंगा साइबर ट्रक कहीं से अरेंज किया सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट और मुसद्दिक मलिक डायरेक्टर ने, और ये चला रहे हैं कामयाब हमारे बैड बॉय जो हैं इस ड्रामे में। वो तो वो साइबर ट्रक ने एक बड़ा किरदार प्ले किया, बड़ा अटेंशन ली इस ड्रामे में। कहानी अभी तक कोई इतनी नई नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि जो मेकर्स हैं उन्हें भी पता था, एक्टर्स को भी पता था, और हमें भी देखते देखते पता चला कि दिस ड्रामा इज़ मेंट टू अनॉय यू अ लिटिल बिट एट दिस पॉइंट। क्योंकि जो हीरो है वो हीरो ही नहीं लग रहा। आई मीन वो तो बिल्कुल ही विलन है। वो लड़कियों से बदतमीज़ी करता है, किसी की इज़्ज़त नहीं करता, पूरी रात पार्टीज़ पे होता है। पार्टीज़ भी ऐसी होती हैं जहाँ पे सिगरेट नोशी और शराब नोशी होती है। तो ये अगर आपको ना भी पता हो कि ये शराब
पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट तो आपको नज़र आ रही है, अगर आपको नहीं भी पता कि इस बॉटल में क्या है तो नीचे जो वार्निंग आ रही है सिगरेट नोशी और शराब नोशी गलत है, उससे आपको पता चल जाता है कि ये इतना बुरा है। आई हेट द फैक्ट कि हमारे ड्रामों में आजकल शराब नोशी का इतना नॉर्मलाइज करें, कोई ज़रूरत नहीं है, सिगरेट से भी काम चल जाता है, पार्टी है, ना दिखाएं, इतना इसको नॉर्मलाइज ना करें। आई नो इन रियल लाइफ unfortunately there is alcohol at a lot of parties at different places. We don't need to normalize it in dramas. The more you show it, the more people will accept it कि पाकिस्तान में हालांकि ये चीज़ बैंड है, हालांकि ये चीज़ लीगल नहीं है, फिर भी ये हर जगह आसानी से दस्तयाब है। ऐसे ना करें, इस तरफ ना जाएं, हमारे ड्रामे बहुत जाते हैं। खैर कामयार जो है वो इतना बैड बॉय है कि आपको सिर्फ वो इसलिए अच्छा लगता है कि बिलाल अब्बास खान उसे प्ले कर रहे हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर कोई और एक्टर होता जो इतना वेल लव ना होता और जो जिसकी एक सॉफ्ट साइड नहीं होती, सो द ब्यूटी ऑफ बिलाल अब्बास परफॉर्मेंस ऑफन इज़ दैट देयर इज़ दिस सॉफ्ट साइड टू हिम, एक स्लाइट सी स्माइल है जिससे एकदम से यू आर लाइक ओ ही इज़ अ गुड गाय, सो यू गेट दैट फीलिंग व्हेन यू सी कामयार। नहीं तो ही इज़ अ बैड गाय, यू नॉट सपोज टू लाइक हिम, बड़ा गुलशन ग्रोवर टाइप बैड गाय है, बुरा है, गाड़ी जला दी उसने, आउट ऑफ कंट्रोल, साइको बिहेवियर है उसका। मतलब लड़की पसंद आई तो कह रहा है दिल तुम पर आ गया है, ना करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है ना करने का ऑप्शन? ये तो बड़ा साइकोटिक बिहेवियर है, स्टॉकर बिहेवियर है। उसके कॉलेज भी आ गया, वो हॉस्पिटल में थी, चले वहाँ तो पहुँच ही गया थप्पड़ खा के, एंड उसके बाद उसके कॉलेज भी आ गया, रास्ता रोक लिया, उसके भाई को चैलेंज किया मुझे मारो। ही इज़ लिटिल क्रेजी। You're not supposed to like him, except that it's Bilal Abbas Khan who acts so well, who adds that softness to him. So you think, okay, maybe there'll be a good side to this guy. But right now, in this initial first 2 episodes, the drama is just romanticizing the bad boy. That is not something we agree with. The drama is romanticizing stalker behavior. That is not something we agree with. दूसरी तरफ वी हैव आयरा प्लेड बाय हानिया आमिर, अच्छी बच्ची, पढ़ाई में अच्छी, माँ बाप का ख्याल करने वाली, सही बात पे डटने वाली और बहुत बहादुर। तो आयरा की एक बात, कराची में रहते हुए आयरा इतनी बहादुर लड़की है कि उसने पहले तो उसका साइबर ट्रक ख़राब किया, उसके बाद उससे लड़ाई की, फिर जब उसने उसकी गाड़ी जला दी तो डरी नहीं वो। आई मीन आप बीच रात बाहर निकलें और गाड़ी जल रही है तो वो डरी नहीं अपनी गाड़ी देखकर, इनफैक्ट जाके उसे थप्पड़ मारा, उसकी कीज़ ली और अपने बाप को लेके गई। हानिया आमिर एक्ट्स वेरी वेल एज दिस ब्रेव गर्ल हु डज द राइट थिंग, हु इज़ अ गुड गर्ल, हु इज़ सिक ऑफ दिस गाय हु इज़ फॉलोइंग हर। शी इज़ वेरी गुड एंड इट्स सो मच फन सीइंग हर ऑन टीवी अगेन, बिकॉज एक हानिया का एक हानिया की पर्सनालिटी है जो टीवी पे बहुत एंगेजिंग है, एंड प्लस शी इज़ सो प्रिटी, शी लुक सो प्रिटी इन दिस ड्रामा विद द लॉन्ग हेयर। बट द थिंग इज़ दैट वो डर रही क्यों नहीं है, वो इस साइको से क्यों नहीं डरती? जब वो गाड़ी जलाता है तो क्यों नहीं डरती? या वो जब जगह जगह पहुंच रहा है, घर वाले तो उसके घबरा रहे हैं, उसके बाप ने कहा इस लड़के को अवॉइड करो, उसकी बहन भी घबरा रही है, कह रही है कि भाई तुम्हें पिक करने आएगा, अभी पिक करने आ रहा है, वो क्यों नहीं घबरा रही? उसे डर क्यों नहीं लग रहा? आई मीन ये कराची है, कराची में रहती है, इतनी पढ़ी लिखी है, शी नोज़ कि स्टॉकर बिहेवियर कैसा होता है। वाई इज़ दिस नॉट डिस्टर्बिंग हर? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू मेक दीज असम्पशंस एक्चुअली। मेरी ज़िंदगी है तो अभी शुरू हुआ है, अभी अर्ली डेज़ हैं, अभी कैरेक्टर के फ्लॉज, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सब आपको नज़र आएंगे। अभी आपको नहीं पता हीरो आगे क्या करेगा, क्या वो बहुत विलन जैसा ही होगा, वाकई हीरो नहीं होगा, क्या वो कहानी होगी जिसमें हीरो इतना बुरा होगा कि उसे लड़की नहीं मिलेगी, या क्या होगा आगे, क्या होगा नहीं पता। द थिंग इज़ दैट आई डोंट अग्री विद ड्रामास दैट romanticize stalker behavior, that romanticize a toxic bad boy, and but I have faith in this drama because it has Bilal Abbas Khan and Hania Amir, two of our most loved stars, very good actors who've had a great run with their previous shows. तो वो ऐसे तो कोई स्क्रिप्ट साइन नहीं करेंगे, कोई बात तो होगी, कोई ऐसी ट्विस्ट आएगी जिसकी वजह से कुछ इंटेलिजेंट होगा स्क्रिप्ट में। ये वो वाली कहानी तो होनी नहीं चाहिए जहाँ एक बहुत बुरा लड़का है, वो सॉरी कहता है, उसे लड़की मिल जाती है। आई ऑल्सो हैव फेथ इन डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक, हु इज़ डन अ ग्रेट जॉब बाय द वे इन दीज फर्स्ट 2 एपिसोड्स। बहुत खूबसूरत शॉट्स हैं, बहुत खूबसूरत घर हैं, दूर से एरियल शॉट्स भी हैं, क्लोजअप्स भी हैं, एवरीथिंग इज़ गॉर्जियस। सो आई ऑल्सो हैव फेथ इन मुसद्दिक मलिक, हु इज़ a sensitive director. He not only wants to tell the story, he wants to tell the right story, the right way. So because of these actors and because of Musaddiq Malik, I think कि मेरी ज़िंदगी है तू, जो अभी तक पहले 2 एपिसोड में लग रहा है कि बैड बॉय मीट्स गुड गर्ल वाली कहानी है, वो नहीं होगी।
बैड बॉय तो वो है, मुझे जगह जगह याद आता है, इतना बदतमीज़ है ये काम यार। जैसे कि वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया, तो वो कहता है चाहिए भी नहीं है। फिर एक और लड़की कहती है तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या पसंद है, तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं पसंद, मैं तो मुझे तो इस मीटिंग में सिर्फ स्टेक अच्छी लगी है। तो यू नो ही इज़ रूड एंड ही सो रूड टू वर्दा अजीज़ हु प्लेज फारिया, जो उसकी एक्स है, जो अब उसकी फ्रेंड है। वर्दा अजीज़ लुक्स गॉर्जियस बाय द वे इन दिस ड्रामा, शी विल probably have some important role to play here also, तो because we see quite a bit of her in these first 2 episodes, तो उसके साथ भी इतना रूड होता है। देन हमें पता है कि कामयार के घर में भी मसले, एक दादी हैं जो हर वक्त नमाज़ें पढ़ती हैं और अच्छी बातें करती हैं, और एक माँ है जिसकी दादी से भी इख्तलाफ है, बाप से भी इख्तलाफ है, जिसे कुछ नहीं पता बेटे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और फिर जब उसे अब उसने डिसाइड किया कि उसे आयरा पसंद आई है, तो वो भी शायद इसीलिए पसंद आई है कि पहली बार उसे एक ऐसी लड़की मिली है जो उसके पीछे नहीं पड़ी, जिसे वो परस्यू करे, जिसने उसे थप्पड़ मारा और कहा है कि तुम फिर से नज़र आए तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। तो ही इज़ वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस, यानी ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो वाली बात हो गई है। तो इसलिए वो इस लड़की को परस्यू कर रहा है, दैट्स सम साइकोटिक ऑब्सेशन विद हर, एंड थप्पड़ खाया तो कह रहा है कि वो मेरे दिल को लग गया। So we don't like this bad guy right now, but we know that there is a past, there is baggage that he's carrying. Maybe once we understand more, we'll know more. ये पहले 2 episodes थे, they were interesting, they were beautifully done. Let's see where the story goes. Let's not say कि नहीं ये bad boy meets girl and falls in love and is forgiven वाली story है. Let's see how this story comes about. 3 out of 5. That's it for this time. Let me know if you agree or disagree with the reviews. Do comment, do follow, subscribe, and keep watching.